गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि हमने आपको द्विघात समीकरण के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताया था, आज हम द्विघात समीकरण का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले कि आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि आज से 9 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद हो चुके हैं, यानी 9 जनवरी के बाद ही स्कूल खुलेंगे। यानी कोरोना के कारण फिर से एक बार हमारे स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं राजस्थान में। ओके, तो आपके भी स्कूल जल्दी से क्या पता हो सकते हैं बंद, इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ने की तैयारी कर लें और कमर कस लें। ठीक है, जो हमारे द्विघात समीकरण है वो है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमको कुछ स्थितियां दी गई हैं और कहा गया है कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। जैसे उसमें से पहली स्थिति है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, यानी क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो चौड़ाई होगी उसके दुगने से क्या होगी? एक अधिक होगी। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो क्या कहता है कि एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये एक आयताकार क्या है? भूखंड है। ठीक है, ये क्या है? आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर है। जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्षेत्र की लंबाई मीटर में दे रखी है, यानी जो इसकी क्षेत्र की लंबाई है वो किस में दे रखी है? एल। यानी हम लंबाई को क्या मानते हैं? एल मानते हैं। क्या मानते हैं? लंबाई को एल मानते हैं। ठीक है, और मीटर में दे रखी है। और चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई को हम क्या मानते हैं? बी मानते हैं। क्या मानते हैं? चौड़ाई को बी। चौड़ाई को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। ठीक है, दुगने से एक अधिक है। जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, कौन? लंबाई अधिक है। यानी चौड़ाई जो से भी हम मानेंगे उसके दुगने से एक अधिक क्या है? लंबाई है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये भूखंड है आयताकार जिसका टोटल क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। हमने लंबाई को एल और चौड़ाई को बी मीटर माना। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले आंसर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वही मैथ का फॉर्मूला क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? मानते हैं क्या? माना कि भूखंड, माना कि जो हमको भूखंड की हमने क्या मानेंगे? चौड़ाई मानेंगे। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेते हैं हम? x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। मीटर तो क्या है? एक मात्रक है। ठीक है, फिर अब जो हमने इसका भूखंड की चौड़ाई मान ली, अब क्या मान लेते हैं? भूखंड की लंबाई। तो भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई। अब देखिए ध्यान से, क्या कहता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, लेकिन क्षेत्र की लंबाई, जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने, यानी जो क्षेत्र की लंबाई है, लंबाई जो भी है वो हमने क्या माना? चौड़ाई को x माना है। क्षेत्र के जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने, दुगने यानी दो, यानी जो भी चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है? x है, उसके दुगने से एक अधिक है, यानी +1 से एक अधिक है। जो भी दुगने से क्या है? एक अधिक है, ये आपकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मान लिया कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है और भूखंड की लंबाई 2x + 1 मीटर है। ओके, अब जबकि आपको मालूम है कि एक आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई।
क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब जब हमारे पास देखिए भूखंड की चौड़ाई आ चुकी है, भूखंड की लंबाई भी आ चुकी है, और आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हमारे पास जब लंबाई भी है चौड़ाई भी है तो हम क्या कर दें, फॉर्मूले में रख दें। तो हमारे पास लंबाई कितनी है, 2x + 1 मल्टीप्लाई कितना, अभी कितना है, x, ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए जब हम x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे, यानी हमने जैसे आपको बहुपद में पढ़ाया था कि जब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, तो जब x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 2x + x आ गया। अब जब इतना हमने कर लिया है तो अब क्या करें, इसको क्या बनाना है, हमको एक निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है, यानी द्विघात में निरूपित करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार, यानी हमारा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, यानी एक आयताकार जो भूखंड का क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई को बराबर में क्या है, 528 है, यानी जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 है। तो हम क्या रख देंगे, प्रश्नानुसार 2x² + x = 528 आ गया, बन गया हमारा एक, देखिए 2x² + x = 528। अब इसको द्विघात बनाने के लिए, जैसे कि हमने कल की क्लास में बताया था आपको कि द्विघात बनाने के लिए हम सबका पक्षांतरण कर देते हैं, LHS से RHS की तरफ से सबका पक्षांतरण कर देते हैं और इक्वल में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, इक्वल में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा इधर कर दूं, तो x बराबर में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो देखिए कैसे, 2x² + x 528 प्लस का है, 528 प्लस का है, और इसका जब हम पक्षांतरण इधर करेंगे तो माइनस के 528 हो जाएंगे। तो माइनस के 528 = 0, इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि इस पे जो अधिकतम घात है वो क्या लेकर रखी है, स्क्वायर, यानी 2 वर्ग कितना है इसका, 2 वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने कर लिया, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आते हैं, क्या लिख देंगे, आते हैं, आते हैं, आते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में 2x² + x - 528 एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो हमने क्या ज्ञात किया, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें समझने वाली बात नहीं है कि आपको सबसे पहले भूखंड की चौड़ाई मान ली आपने, क्या माना कि एक भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x है। फिर भूखंड की लंबाई हमने क्या मान लिया, क्या कहता है भूखंड की लंबाई के लिए कि जो उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई से दुगने, यानी चौड़ाई क्या है, x है, उसके दुगने से यानी 2 से गुणा कर दिया। एक अधिक है, एक अधिक है तो हमने प्लस में 1 कर दिया, दुगने से 1 अधिक है तो जोड़ दिया। फिर हमको मालूम है कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हमने लंबाई क्या रखा, 2x + 1 रख दिया, चौड़ाई कितनी रख दी, x रख दी, और मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² + x आ गया। फिर हमने क्या किया, प्रश्नानुसार हमें क्या कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई 528 मीटर स्क्वायर है। जब हमने आयताकार क्षेत्रफल निकाल लिया है तो इसके इक्वल में क्या रखना था हमको,
528 रखना था। तो ये हमने क्या कर दिया, जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है 528 है, तो ये हमारा क्षेत्रफल है, तो हमने इक्वल में क्या रख दिया 528 रख दिया। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए, द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं हम जब भी करते हैं द्विघात समीकरण बनाने के लिए इक्वल में क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो जो भी चीजें इधर है उसे हम इधर ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वल में कितना आ गया 0 आ गया। तो जिससे ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसे सॉल्व नहीं करना है जैसे हमने बहुपद में किया था, वैसे नहीं करना है, बस यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, यहाँ तक के आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, तो इसे मिटा दिया जाए। देखिए, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सेकंड क्वेश्चन है कि दो करामत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। जो दो भी एक लगातार दो संख्या है, यानी दो क्रमागत यानी लगातार दो संख्या जो धनात्मक है, वो पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो कितना है 306 है। और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए, दो करामत धनात्मक पूर्णांक है, यानी हमको एक पूर्णांक संख्या लेनी है, दो लेनी है, लगातार लेनी है। तो हम सबसे पहले हल यानी आंसर माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं x और x+1 है। क्या मान लिया कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखे क्या करना है। क्या कहता है कि जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उसका गुणनफल कितना है 306 है। गुणनफल कितना है 306 है। तो देखिए, हमारे पास जो क्रमागत पहली संख्या है वो x है और दूसरी संख्या है x+1 है। तो अब इनका गुणनफल यानी इनका मल्टीप्लाई कर इक्वल में क्या रख सकते हैं हम 306 रख सकते हैं। इक्वल में हम क्या रख सकते हैं 306 रख सकते हैं। तो हम इसका गुणनफल कर ले। तो अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। पहली हमारे पास क्रमागत संख्या क्या है x है और दूसरी जो हमारे पास क्रमागत संख्या है वो x+1 है। अब हमने गुणा का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। ब्रैकेट का अर्थ ही क्या होता है गुणा करना। ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है गुणा करना। तो अब देखिए, जब हमने x का मल्टीप्लाई x के साथ किया, जैसे हम करते आ रहे x का मल्टीप्लाई x के साथ किया तो कितना आया x² आया। फिर x का मल्टीप्लाई +1 के साथ किया तो कितना आ गया +x आ गया। x का मल्टीप्लाई x के साथ किया x² आ गया और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो x आ गया। अब जो हमारे पास गुणनफल आया है उसे गुणनफल कितना आया है 306। गुणनफल कितना बता रहा है ये 306। और हमारे पास गुणनफल जो आया है वो क्या आया है x + x² + x। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जो x² अच्छी तरह x² + x है, जो हमारे पास गुणनफल आया है उसका गुणनफल जो आया है वो कितना है 306 है। और हमारे पास क्या है x² + x है, तो इक्वल में क्या रख दें 306। देखिए, एक समीकरण बन गया है x² + x = 306। अब क्या करेंगे, जो हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था ax² + bx + c =
जीरो होता है, जहां a नॉट इक्वल टू जीरो होता है। a क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो a का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास बचेगा क्या, bx प्लस सी। तो bx प्लस सी एक द्विघात समीकरण है नहीं, तो ये हमारे पास a नॉट इक्वल टू जीरो होगा, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 आ रहा है। तो इसका हम पक्षांतरण कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये प्लस की है, जब भी हम पक्षांतर करते हैं प्लस की माइनस हो जाते हैं और माइनस की प्लस हो जाती है। तो इक्वल में कितना आ गया, जीरो आ गया। तो अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो, यानी इक्वल टू जीरो क्या लगता है, ऐसे लिख दीजिए। अतः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 एक द्विघात समीकरण है। क्या हमको यहाँ तक क्यों सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही यहाँ तक पूछा गया है कि आपको जो निम्न स्थितियां दी गई है उसे आप एक द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। तो हमने एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल लिया है। अब कोई समस्या इसके अंदर, कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको सीधा सिंपल क्या दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत जो हमारे पास संख्या है उनका गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमने पहले जो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस मान लिया, हमने पहली जो संख्या मानी उसे हमने x किया और जो दूसरी संख्या मानी तो x में हमने +1 कर दिया। जो भी हमारा x निकलेगा उसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल x प्लस 1 हो गया। ठीक है, जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। फिर हमने प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जो हमारे पास गुणनफल आता है उसका योग कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो हमारे पास जो गुणनफल आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, तो इसका हमने क्या कर दिया, इक्वल में क्या रख दिया, 306 रख दिया। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें इक्वल में क्या रखना पड़ता है, जीरो रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 306 को इस तरफ ले लेंगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो होगा। तो आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 एक द्विघात समीकरण है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए इसको मिटा दें, अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। वो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन का कि जो निम्न स्थितियां दी गई हैं उनको आप किस में बदल के दिखाइए, द्विघात समीकरण में बदल के दिखाइए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए रोहन एक छोटा सा बच्चा है अभी 10 साल का, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, तो उसकी माँ कितनी हो गई, 36 की हो गई। ठीक है, क्योंकि 10 साल का रोहन है। यहाँ पे हमको नहीं बताया गया। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में है, उनकी आयु क्या है, वर्षों में है, दिनों में नहीं। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में क्या है, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी जो आपकी स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है उसके 3 वर्ष बाद, जो वर्तमान स्थिति से 3 वर्ष बाद कैसे, 3 वर्ष बाद यानी पश्चात 360 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल होगा 360, उम्र नहीं होती 360। ठीक है, हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या सोल्व कर लेते हैं, हल। क्या लिखे, हल। जैसा कि हम अभी तक आ रहे हैं मानते हुए, तो हम इसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, x मानेंगे। माना कि वर्तमान आयु किसकी, रोहन की, माना कि वर्तमान आयु रोहन की क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हमने माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है। मान लीजिए वर्तमान आयु कितनी है, x है। फिर क्या कहता है कि रोहन की उसकी माँ से 26 वर्ष अधिक है, तो यानी जो रोहन कितनी उम्र का है, अभी x है, तो x की उम्र में क्या है, 26 वर्ष, यानी हम x में क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे। ठीक है,
अब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, यानी बड़ी है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन अभी जो वर्तमान में है वो x उम्र का है और उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी x प्लस 26 हो गया। फिर क्या कहता है, उनकी गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कब से, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। रोहन की आयु बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अगर रोहन की आयु अभी 10 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो अभी रोहन की आयु कितनी है, x है, तो इसमें 3 साल हम ऐड कर देते हैं। तो रोहन की अब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अब रोहन की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, उसमें 3 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अगर रोहन की उम्र में 3 साल की बढ़ोतरी होती है तो उसकी माँ की उम्र में भी 3 साल की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष, ठीक है, क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 26 और प्लस 3 है तो x प्लस 29 यानी 29 हो गया। तो अब इनका जो गुणनफल है वो किसके साथ हो जाता, 360 हो जाता है। यानी जो रोहन की वर्तमान आयु है 3 वर्ष बाद वाली कितनी है, x प्लस 3 है, और फिर रोहन की उसकी माँ 26 वर्ष अधिक है 3 वर्ष बाद, तो क्या है, x प्लस 29 है। जो इन दोनों का गुणनफल है वो कितना हो जाता है, 360 है। यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, अब 360 हो जाता है, यानी x प्लस 3, ये तो हो गई रोहन की आयु, कौन सी, 3 वर्ष बाद वाली, ठीक है। फिर इसका ही मल्टीप्लाई x प्लस 29 के साथ कर दो, किसके साथ कर दो, x प्लस 29 के साथ कर दो। तो इन दोनों का गुणनफल है, यानी रोहन और उसकी माँ की जो उम्र है उन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 360 है। कितना है, 360 है। अब 2 ब्रैकेट आ गए, इसको सोल्व करने का तरीका वही है, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐसे किया जाता है ना, ठीक है। आप बहुत अच्छे बच्चे, सीख गए बहुत जल्दी, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई x से करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर आता है, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 29 के साथ यानी 29 के साथ करते हैं तो 29x आता है। फिर 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो प्लस 3x आता है। फिर हम 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। देखिए 9 तिया 27, ऐसे लगी 2, 3 दूरी 6, 6 और 2 8, यानी कितना हो गया, 87 हो गया, ठीक है। इक्वल में क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब हम द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबका पक्षांतरण करके इक्वल में हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 29x, देखिए 29x और 3x जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 29 और 3 टोटल 32x हो जाएगा, प्लस 87 माइनस 360, इसका पक्षांतरण कर दिया, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए माइनस के 360 है और प्लस के 87 है, माइनस के 360 है प्लस के 87 है, तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। माइनस करो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। आप देखिए चिन्ह प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की 360 है और प्लस की 87 है,
ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दे तो कितना बचेगा, देखिए माइनस करके देख लीजिए, 360 माइनस क्या कर दे 87 कर दे। यहाँ पे क्या है, जीरो है, यहाँ से हासिल दे दी 10, 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 बचे, 7 गए तो फिर यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 8 जाते नहीं तो हमने यहाँ से हासिल ले ली 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। फिर यहाँ पे कितने बचे 2, तो कितना आ गया माइनस के 273 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। तो हमारे पास एक क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब ये जो द्विघात समीकरण आया है तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो निम्न स्थितियां हैं उन्हें आप एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल के दिखाइए। तो जो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आया, द्विघात एक समीकरण आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 आ चुका है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 272 इक्वल टू 0 आ चुका है। तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हो गया द्विघात समीकरण, हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अब ये जब दो द्विघात समीकरण हो चुका है तो यहां तक आपको समझ में आया, नहीं आया? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहता क्या है। ध्यान से देखिए कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, यानी रोहन की हमने आयु कितनी मान ली, वर्तमान आयु x मान ली, उसकी माँ उससे 26 वर्ष अधिक है यानी x प्लस कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, फिर उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल हम जोड़ देंगे, आज से 3 साल बाद तो हम 3 साल जोड़ देंगे, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x है, तो हमने क्या कर दिया x प्लस 3 कर दिया। अब रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी थी, x प्लस 26 थी, तो हमने क्या कर दिया x प्लस 26 प्लस 3 कर दिया, 3 साल बढ़ा दिया। फिर हमने जब इसका दोनों का योग कर दिया तो x प्लस 29 आ गया। फिर क्या कहता है कि गुणनफल, गुणनफल यानी इनका और इनका गुणनफल, जो रोहन की वर्तमान आयु है और उसकी माँ की जो वर्तमान आयु, उन दोनों क्या कर देंगे, गुणनफल क्या कर देंगे इक्वल टू 360 कर देंगे। तो हमने गुणनफल गुणा किया x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360 कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो हमने x स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पे 29x प्लस 3x जो है तो हमने क्या कर दिया 32x आ गया, यानी 32x आ गया, प्लस क्या आ गया फिर 87, क्या 87, और इसका हमने पक्षाघात किया तो कितना आ गया 360 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बनाने का मतलब क्या होता है, इक्वल में क्या रहना चाहिए, हमारे पास 0 रहना चाहिए, इक्वल में क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए। तो हमारे पास इक्वल में हमने क्या रख दिया है 0 रख दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, हमने 87 प्लस के है और माइनस के 360 है, तो हमने क्या कर दिया, देखिए माइनस का चिन्ह जिस संख्या के सामने बड़ी हो, मतलब जो हमारे पास बड़ी संख्या है वो क्या है 360 है, इसके आगे जो चिन्ह है वो कितना है माइनस का है, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, यानी कि 87 की पे प्लस का है। बड़ी जो संख्या है, बड़ा जो होता है उसके पास पावर होती है, बड़ा क्या होता है जिसके पास पावर होती है, तो पावर रहता है तो उसी के पास सारी ताकत रहती है, तो इसके पास ताकत क्या है माइनस की है, तो माइनस की 273 आ गया। ठीक है, तो अतः ये एक द्विघात समीकरण है क्या द्विघात समीकरण, बिल्कुल है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से ज्ञात करती है। एक जो रेलगाड़ी है वो क्या करती है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी जा रही है छुक 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 करती हुई, एक रेलगाड़ी क्या जा रही है छुक 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 करती हुई जा रही है, वो एक ही चाल से यानी एक ही रफ्तार से जा रही है। ठीक है, छुक छुक करती हुई, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, मान लीजिए वो तो जा रही है लेकिन अगर उसकी
जो स्पीड है यानी जो चाल है उसमें 8 किलोमीटर की क्या कर दे, कम कर दे पर हावर में, तो कम कर दे तो वह अपनी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेगी। कितने समय अधिक लेगी? 3 घंटे। अगर किसी चीज को अगर आप चला रहे, मोटरसाइकिल को मान लीजिए चला रहे 1 घंटे 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार की तरफ से, अब उसकी स्पीड कम कर दे 40 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो समय ज्यादा लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। कितने लेती है? 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। चलिए आइए कैसे क्या ज्ञात करेंगे। हल हल मान ले। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, मान ही तो रहे हैं, और मैथ का अर्थ ही क्या होता है, मानना होता है। चलिए देखिए माना कि जो रेलगाड़ी की पर हावर स्पीड है, क्या मान लेते हैं, माना कि एक रेल गाड़ी की दूरी क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर हावर। क्या मान लेते हैं, एक गाड़ी की जो चाल है हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर हावर मान ली। क्या मान ली? x किलोमीटर मान ली। एक रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर हावर मान ली। ठीक है। अब जब हमने x किलोमीटर पर हावर मान लिया है, तो एक जो रेलगाड़ी जो चल रही है वो कितनी चल रही है, 80 किलोमीटर पर। जो हमारे पास रेलगाड़ी की जो रफ्तार है वो कितनी है, 80 किलोमीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, 480 किलोमीटर अपॉन x। क्या कर सकते हैं, 480 किलोमीटर अपॉन x कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमको दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान दूरी से तय करती चली जा रही है। चूंकि समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। दूरी देखिए 480 किलोमीटर की है, चाल हमने क्या मान लिया, उसकी चाल कितनी है, x है, x मान लिया, समय तो चल ही रहा है। ठीक है। अब क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, जिस चाल से ये चल रही है इस समय, जिस चाल से ये चल रही है इसमें 8 किलोमीटर पर कम कर दी जाए, पर हावर कम कर दी जाए। चलिए अब इसमें से देखिए इसकी चाल कितनी है, अभी x है। अगर x में से कम करना होगा तो x माइनस करेंगे ना, x माइनस 8 कर देंगे, क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन x यहाँ पे क्या है, बड़ा है, क्योंकि 8 कम करवा रहा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दी जाए, क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। तो देखिए अगर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इसी दूरी को तय करने में कितना समय लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। अतः ठीक है, इसी दूरी को, तो यहां लिख देते हैं, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो क्या है, 480 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में जो चल रही है वो 480 अपॉन x मान लिया हमने पहले। फिर अगर इसकी हम स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा। तो अब हम जब उसकी 3 घंटे अधिक लेती है दूरी, तो क्या करेंगे, 480 अपॉन x माइनस
8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल में कितना 3। अब देखिए मैं क्या करूं, इसमें 3 का भाग दे दूं, सब में दे सकता हूं 3 का भाग। 480 क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कीजिए 3 एका 3, फिर यहाँ पे आ गया 3 चिंग 18, फिर 0 से नहीं होता 160, तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 8 बच गया, माइनस यहाँ पे भी सेम 160 x बच गया इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो, x माइनस 8 और x ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 160। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आया x माइनस 8 x आया, ठीक है 160। अब 160 यहाँ पे देखिए x माइनस 8 x माइनस 8 ये तो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कैंसिल हो गया, क्या बचा x बचा, x का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 160 x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कर देंगे माइनस x से कैंसिल हो गया भाग देने पर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे x माइनस 8 से, किसका 160 का, तो 160 मल्टीप्लाई x माइनस 8 इक्वल टू 1, ठीक है इक्वल टू 1 बचा। अब देखिए ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास भाग है, भाग में क्या दिया गया है x माइनस 8 x दिया गया है, इसका मैं पक्षांतरण कर दूं, यानी जो भाग वाली चीज है वो किस में बदल जाती है, जाके गुणा में, किस में बदल जाती है गुणा में, ये आपने 8th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। x माइनस 8 का जब हम पक्षांत यानी भाग की स्थिति में है, इसे जब हम इधर भेजेंगे वो किसकी स्थिति में हो जाएगी, गुणा की स्थिति में हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 160 x माइनस 160 x माइनस 8 इक्वल टू कितना बचेगा 1 मल्टीप्लाई x माइनस 8 x बचेगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लें तो 160 x माइनस 160 का x के साथ करेंगे तो 160 x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा माइनस 160 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा 0, 8 50 40 8 6 48 हंसी लगी 4, फिर 8 एकम 8 और 4 12 इक्वल टू, अब यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वही संख्या आती है, तो हम यहाँ से कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस के 160 है, ये माइनस के 160 है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं पक्षांतरण करते हैं, तो इसका हम क्या कर लेंगे पक्षांतरण कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स का पक्षांतरण किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया। अब माइनस के 8x है तो इधर आकर प्लस के 8x हो जाएंगे, और ये माइनस के 1280 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम क्या कर देंगे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे में क्या कर देंगे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, जो एक क्या है द्विघात समीकरण है, अतः ये एक द्विघात समीकरण है, हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी की जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो इस दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमने माना कि एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अगर x किलोमीटर पर आवर है तो वो कितनी हो गई 480 किलोमीटर अपॉन x हो गई। हमने क्या मान लिया x किलोमीटर मान लिया, और चल किसकी दूरी से रही है वो 480 किलोमीटर की दूरी से, क्योंकि कौन से फॉर्मूले से समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल होता है, तो समय की दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x चाल से चल रही है, ठीक है। फिर अगर उसकी 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, चाल क्या कर दी जाए 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो x माइनस 8 कर दिया, चाल में क्या कर दिया हमने माइनस का 8 कर दिया, जिससे क्या होगी उसकी चाल क्या होगी स्लो हो गई, किस पे 180 किलोमीटर पे चल रही थी, ठीक है। फिर उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। इसी दूरी को जब हम कम कर देते हैं तो उसमें क्या करती है 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमने क्या किया इसमें से इसमें माइनस कर दिया, यानी जो 8 किलोमीटर जो हमने कम कर दी उसी में से जो हमने x किलोमीटर पर आवर मानी थी उससे हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, इक्वल में कितना समय लेती है 3 घंटे लेती है। फिर 3 घंटे लेती है तो फिर हमें हमारे पास ये क्या आ गया एक समीकरण आ गया, क्या आ गया एक समीकरण आ गया, और समीकरण को सोल्व करने के लिए हम छोटा से छोटा करते हैं। तो हमारे पास 3 है यहाँ पे, तो हमने 3 का भाग इसमें दे दिया, इसमें दे दिया, इसमें दे दिया, तो 3 का भाग तीनों में दे दिया, तो हमारे पास 160 अपॉन x माइनस 8 बचा, फिर यहाँ पे माइनस 160 अपॉन x बचा इक्वल टू 1 बचा। फिर इस तरीके के हम जो करते हैं वर्ज गुणा का
सुना है ना। तो वज गुणा करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यार लघुत्तम ले लेंगे, यानी लघुत्तम ले लेंगे। तो x माइनस 8 और x ले लिया, x माइनस 8 x लघुत्तम ले लिया। फिर हमने जब इसका इसमें से भाग दिया तो x माइनस 8 कैंसिल हो गया, लेकिन बचा क्या, x का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है 160 x आया। फिर माइनस, फिर हमारे पास यहाँ x है तो यहाँ पे x है, तो x कैंसिल हो गया तो कितना बचा, x माइनस 8 बचा। और तो हमने क्या कर दिया 160 x माइनस 8 कर दिया इक्वल टू 1 कर दिया। अब भज गुणा क्या होता है, एक तो वज गुणा होता है, अगर यहाँ कुछ नहीं था जीरो से मल्टीप्लाई करते तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करना है हमको क्या करना है, इसका पक्षांतर करना है। जैसा आपने पहले सीखा होगा कि अगर कोई भाग की जो चीज है उसे हम इधर भेजते हैं वो गुणा में बदल जाती है, और गुणा की जो चीज है उधर हम इधर भेजते हैं तो भाग में बदल जाती है। तो हमने भाग की चीज उधर गुणा में कर दी, ठीक है। तो गुणा में क्या आ गई 1x माइनस 8 इक्वल टू x आ गई, ठीक है। तो 160x, फिर x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 160 से, तो 160x आ गया माइनस 1280 आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 8x आ गया। 160 कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, फिर माइनस के 1280 बचा, माइनस के कितने बचे 1280 बचा, ठीक है। 1280 बचा। फिर हमने क्या करते हैं, एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए इक्वल में क्या रखते हैं, जीरो। तो हमने इधर की सारी एक्स स्क्वायर माइनस 8x को इधर ले लिया, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 इक्वल टू जीरो। और फिर क्या बचा, हमने जो ये माइनस आया है इसको प्लस में बनाने के लिए माइनस का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस 1280 हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम कल मिलेंगे। जिसने हमारे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा